हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि स्टेट फंक्शन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, जबकि पाथ फंक्शन केवल पाथ पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे पाथ फंक्शन का एग्जांपल्स है वर्क डन, ये इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन। ठीक उसी तरह अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्यू की वैल्यू जो है वो पाथ फंक्शन होते हैं, वो पाथ पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लेते हैं आपको ए से बी तक जानी है। अब आप ए से बी तक ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, यानी आपके पास 3 पाथ है ए से बी तक जाने में। तो अब देखिए ये पाथ ज़्यादा लंबी लग रही है, ये पाथ काफ़ी शॉर्टेस्ट है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा सबसे कम होगा, यहाँ पर वर्क डन थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ वर्क डन और भी ज़्यादा होगा। यानी वर्क डन इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड नहीं करता। आप इस रास्ते से जाए, चाहे इस पाथ से जाए, चाहे इस पाथ को फॉलो करें, हमेशा ऑल केसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेज वही होगा। लेकिन आप वर्क डन जब लंबी पाथ से जाएंगे तो वर्क डन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, जब शॉर्टेस्ट पाथ से जाएंगे तो वर्क डन आपको कम करना पड़ेगा। यानी कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने यहाँ देखा था कि जो W और ये Q, ये दोनों पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन W एंड Q आर द पाथ फंक्शंस। लेकिन इंटरनल एनर्जी की यदि बात करें तो ओवर इसके स्टेट फंक्शन है। U मीन्स इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये क्या थे स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शन। और भी हम लोगों ने निकाला था प्रेशर स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो ये सारे स्टेट फंक्शंस हैं, उसमें एक ये इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शंस था। द स्टेट फंक्शंस का एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शंस। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज thermodynamic process, thermodynamic process। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। तो सिस्टम्स, ठीक है, ओवर प्रोसेस, a process that brings about the changes in a state of a system undergoing a series of changes, such type of process is called thermodynamic process। यानी वह प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रोसेस किया जाए जो कि सिस्टम की स्टेट में चेंजिंग ला देता हो, ठीक है। और चेंजिंग लाने के लिए यह काम एक स्टेप में किया जा सकता है या 2 स्टेप में भी किया जा सकता है, या नंबर ऑफ स्टेप्स में भी किया जा सकता है। तो ऐसे प्रोसेस जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट में चेंजिंग ला देता हो, वह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। और ऐसा प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसमें से फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। फोर्थ आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। दीज आर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग समझते हैं।
फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स उसकी एनर्जी, हीट एनर्जी। यानी अब देखिए, मान लेते हैं एक हमारे पास एक ही सिस्टम है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ। इस पिस्टन इस सिलेंडर में मूव कर रहा है, मान लीजिए मूव कर रहा है, ऊपर नीचे ये मूव कर रहा है। तो जब ये मूव करेगा तो ये जो हमारा सिलिंड्रिकल कंटेनर है और ये पिस्टन है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने के कारण इसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है जो कि आइसोथर्मल है, यानी आइसोथर्मल सिस्टम, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है। यानी दिस वन इज एग्जांपल ऑफ ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें सिस्टम का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया, यानी एक सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया, उसमें हमने एक पिस्टन फिट किया। हमने माना कि ये पिस्टन जो है अप और डाउन हो रहे हैं। अब अप और डाउन होने के कारण ये जो हमारे सिलिंड्रिकल कंटेनर है, इसके ये वाल और पिस्टन में फ्रिक्शन होंगे। फ्रिक्शन होने से एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होने से इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो फिर ये प्रोसेस आइसोथर्मल तो नहीं होंगे। लेकिन ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल होने के लिए क्या है, जितनी इसमें हीट एनर्जी जनरेट हुई है, ठीक है, वह सिस्टम से सराउंडिंग्स में ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो Q है, इस Q की जो वैल्यू है वह Q हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी का इसमें एक्सचेंज होगा। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये हीट एनर्जी जनरेट, कोई ऐसा सिस्टम होता जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तब इसकी टेम्परेचर घट जाती। तो टेम्परेचर की ये जो सिस्टम की टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, इक्वल रखने के लिए सराउंडिंग से हीट एनर्जी इसमें फ्लो करता। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर यानी dt चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 0, दिस वन इज कांस्टेंट। बट चेंज इन हीट एनर्जी dq इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि वह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वह कैसे, लेकिन हीट एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम से सराउंडिंग्स में लगातार होता हो, तो वह प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। यानी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस dt इक्वल टू 0 एंड dq नॉट इक्वल टू 0। dq क्या, हीट चेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, in adiabatic process temperature of the system doesn't remains constant, यानी dt is not equal to 0 but dq is equal to 0. There is no transfer of heat, there is no exchange of heat energy in case of adiabatic process. जब ट्रांसफर नहीं हो रहा, यानी कि सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये हो गया आपके एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम डेल्टा V रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा V 0 होंगे। नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस dP इक्वल टू कांस्टेंट, यानी वह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
जिसमें सिस्टम का प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट होता वो आइसोबारिक, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो आइसोकोरिक, ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो आइसोथर्मल, ठीक है, जब BQ कांस्टेंट हो एडियाबैटिक प्रोसेस. सो these were the types of thermodynamic process. Next topic is reversible and irreversible process. Next topic is reversible and irreversible process. दो प्रोसेस है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. देखिएगा ठीक से समझिएगा इसको. हमने एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया, इसमें एक हमने पिस्टन को लगा दिया. ये पिस्टन है और इस पिस्टन के ऊपर में ढेर सारे सैंड पार्टिकल्स हमने रख दिए. ये सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स. इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर में गैस हम लोगों ने ले रखा है. यहाँ कोई गैस हमने ले लिया. ऊपर में प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, और ये सैंड पार्टिकल्स के कारण कुछ प्रेशर इसमें लगेगा. अभी हमने माना कि ये जो इंटरनल प्रेशर है वो पिस्टन की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, यानी इसको बोलते हैं P गैस. P गैस या इसको कहेंगे P इंटरनल, ठीक है. और ऊपर से जो प्रेशर काम कर रहा है वो पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर कर रहा है, और इसको बोलते हैं P ATM. लेकिन यहाँ P ATM इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैंड पार्टिकल्स, इसके बराबर होंगे. और इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल. ठीक है. अभी हमने माना कि ये जो सिस्टम है वो सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम में है. ध्यान से इसको समझेंगे. हमने माना कि दिस सिस्टम इज इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग्स. इसका मतलब क्या होगा कि ये जो गैस जो है उस पिस्टन पर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये सैंड के कारण जो प्रेशर है वो इस पिस्टन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है. लेकिन ये जो पिस्टन है वो ना अपवर्ड डायरेक्शन में ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसका मतलब दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग्स. यानी यहाँ पर क्या है, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल, इक्वल ही है. अब कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, वो किसी भी सिस्टम के स्टेट में चेंजिंग ला देता है. ठीक है. तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है. अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से थोड़े से सैंड पार्टिकल्स को हम रिमूव कर लेते हैं. मान लिया इसमें से दो पार्टिकल्स हमने रिमूव कर लिया. तो दो पार्टिकल्स रिमूव कर लिया, तो जैसे ही हम लोगों ने सैंड पार्टिकल्स को रिमूव किया P एक्सटर्नल डिक्रीज हो गए,
P एक्सटर्नल डिक्रीज हो गए और P इंटरनल इंक्रीज हो गए। अब ये डिक्रीज होने के कारण ये पिस्टन फिर ऊपर थोड़ा सा खिसकेगा, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। इसको मैं ऐसे तरह दिखाता हूँ। ये पिस्टन फिर थोड़ा सा ये ऊपर की ओर ये खिसक जाएगा। अब ये ऊपर की ओर खिसक जाएगा तो जैसे ही ऊपर की ओर खिसकेगा P इंटरनल डिक्रीज होगा और P एक्सटर्नल इंक्रीज होगा और फिर जाकर यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप हो जाएगा तो फिर से ये सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर से कुछ सैंड पार्टिकल्स यहाँ से हटाते हैं तो फिर ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की ओर और खिसकेगा और फिर जाकर के इस पॉइंट्स पर ये फिर ये सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। फिर थोड़ा सा सैंड पार्टिकल्स हटाते हैं तो फिर से ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आकर के फिर ये पिस्टन स्टॉप हो जाएगा और ये सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। यदि कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसा हो कि वह इसी तरह से इनफाइनाइट स्टेप्स में होता हो, बहुत धीरे धीरे होता हो, स्लोली होता हो, इनफाइनाइट स्टेप्स में होता हो और ईच स्टेप्स में सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम अटेन करता हो, तो ऐसे ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हुआ? अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस thermodynamic process that takes place infinite steps but very slowly in such a way system attains equilibrium with surroundings in each steps is called reversible process। और ऐसे प्रोसेस को कैसा प्रोसेस कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन ये जो हमने अभी रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ देखा, तो यहाँ पर ये गैस क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सैंड पार्टिकल्स धीरे धीरे और बढ़ाते जाए थोड़ा थोड़ा, तो फिर ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जाएंगे। यानी ये वर्क या तो एक्सपेंशन का भी हो सकता है या कंप्रेशन का भी हो सकता है। जब कंप्रेशन का होगा तो गैस कंप्रेस्ड होंगे, जब एक्सपेंशन का होगा तो गैस एक्सपेंड करेगा, गैस की वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन फाइनाइट स्टेप्स विथ वेरी स्लोली, ठीक है। और ऐसा होता हो कि ईच स्टेप्स में सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम अटेन करता हो, तो सच टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये क्या कहलाएंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएंगे। बात आ रही समझ में? चलिए, ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है वो दो तरह का हो गया, एक एक्सपेंशन का और दूसरा कंप्रेशन का। तो किसी एक में पहले हम लोग निकालते हैं, मान लिया हम लोग एक्सपेंशन में निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अब टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं वर्क डन
इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब हम लोग को यहाँ से ये वर्क डन निकालना है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन कितने होते हैं? जैसे मान लेते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में हमेशा P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम हमेशा ईच स्टेप्स में इक्विलिब्रियम अटेन करता है सराउंडिंग्स के साथ में, इसलिए वो हमेशा क्या होता है कि एक दूसरे के साथ में हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, यानी सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, इसलिए वो क्या होते हैं हमेशा P इंटरनल P एक्सटर्नल के हमेशा बराबर होते हैं। चलिए मान लेते हैं ये फर्स्ट स्टेप्स में हुआ, यहाँ पे ये पिस्टन्स यहाँ से यहाँ की ओर खिसका, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब पिस्टन खिसका होगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। तो इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक लाने में ये जो गैस वर्क डन किया इस पिस्टन के ऊपर में, ठीक है, तो ये बहुत छोटा होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट स्टेप्स में ये प्रोसेस हो रहा, तो एक स्टेप्स में तो बहुत ही कम वर्क डन होगा, तो उसको हम लोग स्मॉल वर्क डन को दिखाएंगे DW से। Therefore, तो वर्क डन ये DW हो गया, ठीक है। अब ये जो वर्क डन हम लोगों ने दिखा है, तो वर्क डन क्या हुआ, जब यहाँ से इस पिस्टन को मान लेते हैं ये A और B है और ये पिस्टन को A डैश और B डैश तक ले जाया गया, तो पिस्टन को A B से A डैश B डैश तक ले जाने के लिए, खिसकाने के लिए वर्क डन किया गया। और वर्क डन यहाँ से जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फोर्स लगेगा, ठीक है, तो फोर्स देखिए, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यदि इसका एरिया A हो, ठीक है, तो यहाँ से P इक्वल टू F बाई A हो गया, प्रेशर इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि ये गैस जो है प्रेशर लगा रही है, ठीक है, अब ये प्रेशर लगा रही है, ठीक है, तो ये जो ये प्रेशर यानी कि फोर्स लगा रही है, तो फोर्स अप्लाइंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो ये इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A है इस पिस्टन का, तो यहाँ से प्रेशर इक्वल टू F बाई A, तो ये फोर्स इक्वल टू क्या हो गया P इंटू A, ठीक है, इतने फोर्स लग रहे, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इतना होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वो बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मान लेते हैं इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वो मान लेते हैं कि dv है, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ वो हो गया dv है, ठीक है, तो अब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितने हो रहा है dv, ये फोर्स कितने लग रहे हैं P इंटू है, तो dw यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स F इंटू डिस्टेंस, और F कितने हो गए P इंटू A इंटू डिस्टेंस कितने dv, और A इंटू dv क्या हो गया, देखिए A इंटू dv, P क्या प्रेशर, ठीक है, ये P क्या है प्रेशर, और A इंटू dv, तो A इंटू dv जो हो गए वो चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है, जो dv हो गए वो टोटल स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज आ रही है, तो वो यहाँ पर ये वॉल्यूम और यहाँ वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो वॉल्यूम थे मान लेते हैं V है, यहाँ वॉल्यूम हो गया V डैश, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा V डैश माइनस V, चेंज हो गया, तो ये कितने हो गया dV हो गया, अब ये P इंटू A dV, तो ये जो स्मॉल चेंज यहाँ से V इंटू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए, ये जो यहाँ हो गया ये हम लिख सकते हैं फाइनल V डैश माइनस V, चेंज इन वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया A ये हो गया, और ये V डैश माइनस V ये हो गया, एक तो एक रेक्टेंगल के जैसा ही है, तो ये हो गया P D B,
ऐसा। अब यहाँ से ये निकल गए पी डी वी, ठीक है। अब हम लोग ये तो एक स्टेप्स में ऐसा हो गया ना पी डेल्टा वी। अब इसको हम लोग कंप्लीट वर्क डन निकालेंगे, कंप्लीट वर्क डन, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर V1 है और फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं V2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएंगे आपके इनिशियल बाय फाइनल, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये V इनिशियल आई भी कर सकते हैं, V1 कर दीजिए, यहाँ V2 कर दीजिए, ऐसा, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ से ये V1 और V2 इसको P बाहर निकालिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ V1 ये V2 और ये dV, ठीक है। और इसको अब हम लोग निकाल सकते हैं, तो इनिशियल और फाइनल कंप्लीट वर्क डन निकाल रहे हैं, तो ये कंप्लीट वर्क डन मान लेते हैं यदि W हो तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर कंप्लीट वर्क डन W इक्वल टू, यानी W रिवर्सिबल इक्वल टू यहाँ से P, ठीक है। और यहाँ से आप निकाल लीजिए ये P क्या है, P प्रेशर है, किसका प्रेशर है, गैस का प्रेशर है। P जो है वह प्रेशर है, वह किसका प्रेशर, गैस का प्रेशर है। तो और गैस के लिए हम लोग पढ़ते थे आइडियल गैस इक्वेशन, हम लोगों ने पढ़ा था। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं ये P और इंटीग्रेशन ऑफ V1 बाई ये V1 टू V2 और ये डेल्टा V। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो P होते हैं सिंस, ठीक है, फॉर गैस PV इक्वल टू nRT, तो देन P इक्वल टू, यहाँ से P इक्वल टू निकाल लीजिए, P इक्वल टू nRT बाई V, तो यहाँ लिख सकते हैं ना nRT बाई V, ठीक है। और ये हो गए V1 टू V2 dV। अब यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, nRT को बाहर निकालिए, V को यहाँ लाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई V, यहाँ V1 टू V2 और ये dV। अब 1 बाई V का इंटीग्रेशन होता है ln V, तो ये हो गया nRT, ठीक है, ये हो गया ln V। और इसको ऐसा लिखते हैं V1 टू V2 और इसको लिख सकते हैं nRT ln V2 माइनस ln V1, ऐसा। और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं nRT ln V2 बाई V1। ln को लॉग, कॉमन लॉग में चेंज कीजिए, तो होगा 2.303 nRT, ठीक है, log V2 बाई V1। और ये क्या है, W रिवर्सिबल। तो W रिवर्सिबल की वैल्यू हो गई, W रिवर्सिबल इक्वल टू 2.303 nRT log V2 बाई V1। ये इसके फॉर्मूले हो गए W रिवर्सिबल निकालने के लिए, जहाँ V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि सिंस P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है, और देयरफॉर P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज W रिवर्सिबल इक्वल टू 2.303 nRT log P1 by P2. So must remember these two equations. These two formula is used for calculating the work done in reversible process. तो यहाँ से हम लोगों ने ये निकाला W रिवर्सिबल इक्वल टू P डेल्टा, ये हम लोगों ने निकाल दिया 2.303, ठीक है। यहाँ से आगे
ये दो फॉर्मूले को याद रखेंगे, W रिवर्सिबल इक्वल टू 2.303 NRD log P1/P2 और W रिवर्सिबल, यहाँ से W रिवर्सिबल इक्वल टू 2.303 NRD log V2/V1। ये दो फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ये था आपका ये जो हम लोगों ने निकाला, ये जो वर्क डन हम लोगों ने निकाला वो ड्यूरिंग एक्सपेंशन निकालना, W रिवर्सिबल ड्यूरिंग एक्सपेंशन। अब जब एक्सपेंशन ये कर रहे हैं तो देखिए, जब आपने एक्सपेंशन किया तो जो फाइनल वॉल्यूम था वो ज़्यादा था, इनिशियल कम था, तो फाइनल में से आपने इनिशियल को घटाया तो ये पॉजिटिव आ गया। लेकिन ये यदि ऐसा होता, ये एक्सपेंशन नहीं होता, कंप्रेशन होता, तो कंप्रेशन के केस में ये निगेटिव आता। हम लोगों ने अभी निकाला वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, थैंक्स टू ऑल।